हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल सेशन में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, खास करके एसएससी जेई और आरआरबी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये टॉपिक बच्चे आपका ऐसा है जो कि स्टैटिक जीके में और करंट अफेयर दोनों ही जगह पूछा जा सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2025 के नोबेल प्राइज में कौन कौन से विनर रहे हैं और किस चीज के लिए उनको इस बार सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अधिकतर बच्चे साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, उनकी डिस्कवरीज के बारे में जो है नहीं पढ़ते हैं, वहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। उनकी डिस्कवरीज को पढ़ते हैं, ठीक है, वहां से ऑटोमेटिकली आपको साइंटिस्ट के नेम याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स में एक टर्म है, आप लोग सभी जो है साइंस पढ़ते हैं, लगभग हर एग्जाम के लिए साइंस पढ़नी पड़ती है। ठीक है, और आप लोगों ने अपना जो एकेडमिक्स किया है वहां पर भी आप लोगों ने साइंस पढ़ी होगी, जरूर पढ़ी होगी। फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो फिजिक्स में ही बच्चे एक ब्रांच है, ये है आपकी क्वांटम फिजिक्स, या फिर इसे कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स आपकी एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जो कि डिस्क्राइब करती है मैटर और एनर्जी के बिहेवियर। ठीक है, मैटर एंड एनर्जी के बिहेवियर को एट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल का मतलब क्या है? बहुत छोटे स्तर पे। ठीक है, मतलब एटम तो होता ही बच्चे सबसे छोटा है, उससे भी छोटे जितने भी आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उस लेवल पर मैटर कैसे काम करता है, उसका बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, उस लेवल पर आपकी एनर्जी कैसे काम करती है, उसका बिहेवियर क्या होता है। तो इस तरीके की स्टडी करने के लिए हमें जो है क्वांटम फिजिक्स जो है पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब आप लोग जानते होंगे आई होप। ठीक है, और नहीं जानते तो इसको इस तरीके से बहुत बेसिक भाषा में अगर हम कहें तो वही है कि बहुत छोटे स्तर पर किस तरीके से मैटर बिहेव करता है। ठीक है, कैसे जो है उसकी प्रॉपर्टीज होती है, किस तरीके से एनर्जी जो है बिहेव करती है। ठीक है, तो वो जो है आपका क्वांटम मैकेनिक्स है। अब बच्चे क्या हुआ है, इस बार हमारे जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने जो डिस्कवरी की है वो क्वांटम मैकेनिक्स से ही रिलेटेड है। ठीक है, आप लोगों ने क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में सुना होगा, करंट अफेयर में हम कई बार पढ़ते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो है हमारे सरकारें काम कर रही हैं। दुनिया भर में जो आपकी शोध संस्थान है वो भी इसके पीछे काम कर रही हैं। ठीक है, तो आज बच्चे जो आपका कंप्यूटर, आज जो जनरल फॉर्म में कंप्यूटर वर्क करता है ना, अगर वो क्वांटम कंप्यूटिंग के आधार पर काम करेगा तो उससे जो है आपका वो 1000 गुना तेज होगा। ठीक है, तो इतनी ज्यादा स्पीड से जो है क्वांटम जो आपके बहुत छोटे स्तर पर यानी कि क्वांटम लेवल पर जो है आपका काम हो सकता है। लेकिन अभी क्वांटम कंप्यूटिंग जो है उस स्तर पे जो है पॉसिबल नहीं हुआ है कि हम अपने आम कंप्यूटर्स में भी क्वांटम कंप्यूटिंग को इस्तेमाल करें, है ना। उसको जो है डेवलप होने में जो है अभी आपका समय लगेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है कि फ्यूचर में जो क्वांटम कंप्यूटिंग हम इस्तेमाल करेंगे उसकी जो है एक तरीके से बेस जो है इन साइंटिस्ट ने बनाया है। ठीक है, तो रिसेंटली बच्चे आपका भौतिकी में, फिजिक्स में एक सबसे मेन क्वेश्चन ये था कि जो क्वांटम यांत्रिक है, ठीक है, जो क्वांटम मैकेनिक्स है, इसके जो प्रभाव है ना, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से इसके फंक्शंस होते हैं, इन फंक्शंस को, इन प्रभावों को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए कोई सिस्टम जो है आपका नहीं था। मतलब हमें इतना इस चीज का अंदाजा नहीं था कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो चीजें होती हैं, जो इफेक्ट्स होती हैं, अगर उन प्रभावों को हमें दिखाना है, एक्सपेरिमेंट के जरिए दिखाना है, तो उस मशीन का, उस सिस्टम का आकार कितना होगा, क्या वो बहुत छोटे स्तर पे करना होगा या फिर बहुत बड़े स्तर पे करना होगा। ठीक है, तो यही चीज बच्चे पॉसिबल की है इन साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो इन साइंटिस्ट के द्वारा क्या किया गया है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे इस मशीन का जो इन्होंने सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम का एक आप लोग देख रहे हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल में ये जो मशीन या फिर कह सकते हैं कि जो सिस्टम इन्होंने बनाया है वो ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से ही बच्चे आपका ये वर्क करता है। तो इस साल के जो नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं उन्होंने क्या किया, एक विद्युत परिपथ, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। ठीक है, तो विद्युत परिपथ के साथ में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। इसमें उन्होंने एक ऐसे क्वांटम प्रणाली, एक ऐसी सिस्टम जो इन्होंने डेवलप किया जिसमें क्वांटम यांत्रिक सुरंग और क्वांटाइज्ड ऊर्जा स्तर दोनों का प्रदर्शन किया जाए, जो कि हाथ में पकड़ने लायक बड़ी थी। मतलब कि एक इतना सा सिस्टम, ठीक है, एक इतना सा इक्विपमेंट जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट के जैसे ही देखने में लगती है, और वहां पे जो क्वांटम मैकेनिक्स के जो एक्सपेरिमेंट है वो इन्होंने करके दिखाया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि ये एक तरीके से मैंने आपको कहा भी है कि ये हमारे फ्यूचर की शुरुआत है। ठीक है, फ्यूचर में जिस क्वांटम कंप्यूटिंग को हम सभी लोग इस्तेमाल करने वाले हैं उसकी एक शुरुआत बच्चे इन्होंने की है। ठीक है, कि बहुत बड़े क्वांटम मैकेनिक्स के लिए अभी तक जो है जितने भी बच्चे चीजें होती हैं, बहुत छोटे स्तर पर जितने भी, आप लोगों ने सन का नाम सुना होगा, तो बहुत बड़ी ऑब्जर्वेटरी जो है उन्होंने बनाई हुई है। ठीक है, जो कि अंडरग्राउंड जो है ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है। ठीक है, तो वहां पे क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, लेकिन उसके लिए जो है आपके बहुत बड़े बड़े जो है आपके
आपके इक्विपमेंट कह सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लैब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इन साइंटिस्ट ने वो करके दिखाया जो कि हमारे फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड के लिए जो है आपका एक बेसमेंट तैयार कर रहा है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट जो क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया के जो एक्सपेरिमेंट है वो एक छोटे से जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में करके दिखाए हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे हमारे फ्यूचर्स के लिए बहुत सारे ऐसे थ्योरी हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जिसके लिए जो है दरवाजे खुल गए हैं। तो अब इस तरीके की टेक्नोलॉजीज को जो है आपका डेवलप किया जाएगा। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है इसमें बच्चे, आपका क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है, क्वांटम कंप्यूटर है, क्वांटम सेंसर है। ठीक है, तो इस सहित क्वांटम टेक्नोलॉजी की अगली पीढ़ी के विकास के अवसर प्रदान कर दिए हैं। ठीक है, तो अब जो है टेक्नोलॉजी जो है आपके धीरे धीरे डेवलप होंगी और आपके हाथों में भी किस दिन क्वांटम कंप्यूटर होगा। ठीक है, तो ये बच्चे इस साल के साइंटिस्ट ने किया है। तो साइंटिस्ट इस साल के नोबेल प्राइज के जो विनर्स हैं उन साइंटिस्ट ने इसे किया है। ठीक है, तो इनका नाम जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला नाम है आपका जॉन क्लार्क। ठीक है, यूएसए के हैं बच्चे ये। ठीक है, दूसरा नाम है आपका माइकल एच डिवोरेट, ये आपके यूएसए के हैं। और तीसरे आपके जॉन एम मार्टिनेस, ये भी आपके यूएसए के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो बच्चे कंट्री आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कई बार जो है कंट्री भी पूछता है। तो फिजिक्स में इतना याद रखना कि तीनों ही साइंटिस्ट जो है आपके यूएसए के हैं। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया एक छोटे से इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसके लिए जो है इन्हें आपका इस साल का नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, याद रखना बच्चे। और ये जो मैंने आपको कहा ना कि एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, तो जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है ना उसे क्या कहा जाता है, क्वांटम टनलिंग कहा जाता है। ठीक है, क्वांटम टनलिंग इसे कहा जाता है, या फिर इसे कहा जाता है क्वांटाइज्ड एनर्जी। ठीक है, यानी कि एनर्जी को छोटे 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 पॉकेट्स में जो है आपका डिवाइड कर देना। ठीक है, तो इसको बच्चे आपको याद रखना है, क्योंकि सरल भाषा में ये समझना बहुत आसान है, लेकिन जब ये शब्द आपके सामने आएंगे ऑप्शंस में, तब हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए माइंड में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट भी और नाम भी दोनों ही आप एक साथ याद रखेंगे। ठीक है, तो इन तीनों को बच्चे नाम याद रखना, क्लार्क है, डिवोरेट है और आपके मार्टिनेस है। तीनों ही यूएसए के साइंटिस्ट हैं। ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यानी कि तीनों ने एक साथ मिलकर के जो है एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, अगला जो अवार्ड हमें पढ़ना है वो है केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए बच्चे इस बार दिया गया है आपका MOF के डेवलपमेंट के लिए। अब ये MOF का मतलब क्या होता है और ये होता क्या है, देखिए बच्चे, MOF एक ऐसे पदार्थ है जो कि धातु आयन यानी कि मेटल आयंस और प्लस ऑर्गेनिक लिंकर्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसकी संरचना देखें ना बच्चे, इसमें दो चीजों का इस्तेमाल किया गया है। इस पदार्थ को बनाने के लिए दो चीजों का इस्तेमाल किया गया है, मेटल आयन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और मेटल आयन को आपस में जोड़ने के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, ऑर्गेनिक लिंकर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखिए बच्चे, जहां जहां पे आपको ये दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे मेटल आयन से, ये देखिए ये आपके क्या है, मेटल आयन है। और मेटल आयन को आपस में जो जोड़ा गया है ये जो है ऑर्गेनिक लिंकर है। ये आपको छड़ जैसे दिख रही है ना, ये आपके ऑर्गेनिक लिंकर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मेटल आयन का और ऑर्गेनिक लिंकर का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, पदार्थ बनाए जाते हैं जिनको MOF कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छिद्र युक्त पदार्थ बनते हैं जिनको MOF कहा जाता है। अच्छे से होता क्या है, ये गैसेस जैसे कि CO2 को रोक सकते हैं, हवा से पानी इकट्ठा कर सकते हैं, अणुओं को फिल्टर या संग्रहित कलेक्ट भी कर सकते हैं और फिल्टर भी कर सकते हैं। इन्हें आणविक पिंजरे या फिर इन्हें आणविक लेगो की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, तो इनको जो है हम दो नामों से और जान सकते हैं, इनको मॉलिक्यूलर केज भी कहा जा सकता है और मॉलिक्यूलर लेगो भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो बच्चे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ पे लगी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी को पता है कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितनी बड़ी समस्या है आजकल की डेट में, है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो है सबसे पहले CO2 का नाम आता है। CO2 एमिशन को रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए दुनिया भर के जो है आपके सम्मेलन होते हैं, संधियां होती हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज जो है इसके लिए अलग अलग प्रयास भी कर रही हैं। तो इस दौर में जो है आपका अगर कोई चीज CO2 को रोक पा रही है, कहीं से CO2 का प्रोडक्शन को कम किया जा सकता है, तो उसके लिए हम कहेंगे कि इन्वायरमेंट की साइंस की दुनिया में या फिर इन्वायरमेंट की दुनिया में जो है आपका एक बहुत कह सकते हैं कि माइलस्टोन जो है आपका ये डिस्कवरी रहेगी। ठीक है, तो CO2 को जो है आपका ये रोक सकने में पॉसिबल है। ठीक है, इस तरीके से बच्चे आपके मटेरियल बनेंगे और ये मटेरियल बच्चे देखने में कैसे होता है, ऐसे, ये देखिए बच्चे पोरस होते हैं, बिल्कुल छिद्र युक्त होते हैं। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी बॉल्स जो है आपकी ये है। ठीक है, इस तरीके से ये है आपके
MOF, ठीक है। तो ये है बच्चे आपके इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। अलग अलग जो है, अलग अलग शक्लों में, अलग अलग जो है आपके वेरिएशंस में आपको दिखेंगे, क्योंकि जो मेटल आयन है, मेटल आयन हर जगह चेंज हो सकता है ना। मेटल आयन हम किसी भी मेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक लिंगर जो है वो भी आपका चेंज हो सकता है ना। इसीलिए जो है इसके जो रंग रूप है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से जो है आपके MOF होते हैं, ठीक है। और इनको बनाया किसने है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इनको डेवलप किया है पहले आपके साइंटिस्ट हैं सुसुमा किटागावा, ठीक है। सुसुमा किटागावा इनका नाम है, ये आपके जापान के हैं, ठीक है। दूसरा नाम है आपका रिचर्ड रॉबसन, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और फिर तीसरा नाम है आपका ओमार एम यागी, ये आपके USA के हैं। तो बच्चे इस केस में आपको क्या करना है ना, तीनों का नाम और देश का नाम भी याद रखना है, ठीक है। पहला है आपका सुसुमा किटागावा, ये आपके जापान के हैं। रिचर्ड रॉबसन, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं। और तीसरा नाम है आपका ओमार एम यागी, ये आपके USA के हैं, ठीक है। तो ये 3 साइंटिस्ट के द्वारा इस तरीके का मटेरियल आपका बनाया गया। और इस मटेरियल के फायदे क्या होंगे, ठीक है। इस मटेरियल के फायदे क्या होने वाले हैं, इसका एप्लीकेशंस क्या होने वाला है। तो बच्चे ये क्या होगा ना, इन ढांचों से, धातु कार्बनिक ढांचे मतलब जो आपके MOF है यानी कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स है, इनसे इनका उपयोग रेगिस्तानी हवा से पानी इकट्ठा करने, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने, विषाक्त गैसों को संग्रहित करने या रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। धातु कार्बनिक ढांचों के विकास के माध्यम से पुरस्कार विजेताओं ने रसायनज्ञों को हमारे सामने आने वाले कुछ चुनौतियों का समाधान करने के लिए नए अवसर प्रदान किए हैं ना। तो सबसे बड़ी चुनौती जो बच्चे, जैसे मैंने आपको कहा, CO2 बहुत बड़ी जो है एक प्रॉब्लमेटिक गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में आज के टाइम पे, है ना। क्योंकि दुनिया भर के अलग अलग देश जो है, खास करके जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, है ना, उनके सामने एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि CO2 का एमिशन जो है कम करना है और फिर विकास भी करना है, ठीक है। तो CO2 अगर कहीं पे अवशोषित हो पा रही है, किसी पदार्थ के माध्यम से अगर उसे अवशोषित किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे इन्वायरमेंट को फिर हानि पहुंचाने के लिए प्रेजेंस नहीं रहेगी, ठीक है। दूसरा क्या है कि कुछ विषाक्त रसायन है ना, केमिकल्स होते हैं। हर केमिकल जो है आपका अच्छा नहीं होता है ना, कुछ केमिकल जो है बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका सॉइल पॉल्यूशन है, जो वाटर पॉल्यूशन है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो है आपके फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल, जो कि बहुत ज्यादा हैजार्डस होते हैं। तो अगर उन केमिकल्स को कंट्रोल किया जा सकता है, अगर उन केमिकल्स को जो है आपका पानी में, मिट्टी में आने से रोका जा सकता है, तो ये भी इसीलिए जो है आपका, मैंने कहा कि ये एक तरीके से माइलस्टोन डिस्कवरी साबित हो सकती है अगर इसका इस्तेमाल सही से किया जाए, ठीक है। तो ये बच्चे आपका MOF है, आपको याद रखना है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स जो है, इन्होंने इसके डेवलपमेंट, एक तरीके से कह सकते हैं कि इसको डेवलप इन्होंने किया है, ठीक है। तो 3 साइंटिस्ट हैं, तीनों साइंटिस्ट जो है अलग अलग देश के हैं, एक आपके जापान के हैं, एक आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं, एक आपके USA के हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी दूसरी डिस्कवरी। पहली डिस्कवरी आपके क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। डिस्कवरी भी नहीं कहेंगे, वहां पे तो कहा जाएगा कि कुछ चीज उन्होंने जो है करके दिखाई है ना, एक्सपेरिमेंट। दूसरा जो है आपका ये डिस्कवरी है बच्चे, है ना, ये इन्होंने जो है डेवलप किया है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो है इन्होंने बनाया है। उसके बाद बच्चे आपका तीसरा जो सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है जिस पर नोबेल दिया जाता है, वो है आपका मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। अब चिकित्सा के क्षेत्र में आप लोगों ने बायोलॉजी में कई बार पढ़ा होगा कि इम्यून सिस्टम होता है इंसान का, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, आप और आपका भाई या फिर बहन, ठीक है, आप दोनों जो है ठंड में गए, ठीक है। ठंड से जब वापस आए, मान लीजिए रात को जो है सैर पर चले गए, ठीक है। सैर से जब वापस आए तो उसमें से जो है आपको जुकाम हो जाता है, ठीक है। आपके भाई को जुकाम नहीं होता है, ठीक है। तो इसके पीछे या फिर आप लोगों ने देखा होगा, इस केस में कई बार जो है घर वाले कहते हैं कि इसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कमजोर है, इसको हर बीमारी बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा जिसे हम कहते हैं, प्रतिरक्षा क्षमता जिसे हम कहते हैं, वो बच्चे कैसे वर्क करती है ना, इसको जो है इन तीनों साइंटिस्ट के द्वारा समझाया गया है, ठीक है। तो अगर आप इंसान की बात करें तो हमारे अंदर जो है आपके कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, T सेल्स जिन्हें हम कहते हैं, जो कि हमारे अंदर जो अच्छी चीजें होती हैं उनको उपजने देती हैं, ठीक है। और हमारे पे बहुत सारे, दिन भर में बच्चे हम बहुत सारी चीजों के इफेक्ट में आते हैं, बहुत सारी चीजों के प्रभाव में आते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। दिन भर में जो है उनके संपर्क में हम आते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि हम बीमार पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे क्या रीजन है कि हम हर बार बीमार नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो प्रतिरक्षा है वो एक तरीके से हमें सेफ गार्ड कर रही है ना, हमारी सिक्योरिटी के लिए जो है आपका वो हमेशा ही तैनात है, ठीक है। अब क्या है प्रतिरक्षा, जिसके पीछे ये क्वेश्चन था, जैसे कि भौतिकी में मैंने आपको बताया कि फिजिक्स में ये क्वेश्चन था कि क्या जो क्वांटम लेवल पे होने वाले एक्सपेरिमेंट है
वो कैसे किए जाएंगे, उनके लिए कितनी बड़ी मशीन्स चाहिए होगी, उनके लिए कितने बड़े बड़े इक्विपमेंट चाहिए होंगे ना, ये एक बड़ा क्वेश्चन था। उसका जवाब जो है इन तीनों साइंटिस्ट ने दिया। ठीक है, अभी प्रतिरक्षा के मामले में एक क्वेश्चन ये था, देखिए बच्चे, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली हमें हमारे शरीर पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हजारों विभिन्न सूक्ष्म जीवों से बचाती है। ठीक है, इन सभी का रूप रंग अलग अलग होता है और कई ने मानव कोशिकाओं के साथ एक प्रकार के छलावरण के रूप में समानताएं विकसित कर ली है। ठीक है, तो हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, क्वेश्चन ये है कि हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो ऐसा कैसे डिसाइड करती है कि किसको अटैक करना है, किसको नहीं करना है। ठीक है, कि हमारे शरीर पे, जैसे मैंने आपको कहा कि दिन भर में पता नहीं कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संपर्क में हम आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर दिन हम बीमार हो रहे हैं, हम बच जाते हैं। ठीक है, तो उससे लड़ रही है हमारी प्रतिरक्षा। ठीक है, तो वो प्रतिरक्षा कैसे डिसाइड करती है कि मुझे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना है और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं मारना है। ठीक है, तो ये कैसे डिसाइड होता है, इसी का जवाब दिया है इस बार के जो नोबेल प्राइज के विनर हैं उन्होंने। ठीक है, तो ये बच्चे आपका, तो प्रतिरक्षा प्रणाली कैसे तय करती है कि उसे किस पर आक्रमण करना चाहिए और किससे बचाव करना चाहिए। ठीक है, तो कैसे डिसाइड होता है ये इस बार के जो हमारे विनर्स हैं उनके द्वारा जो है बताया गया। पुरस्कार विजेताओं ने प्रतिरक्षा प्रणाली के सुरक्षा रक्षकों, नियामक, रेगुलेटरी टी सेल्स होती है। उन्होंने कहा है कि हमारे शरीर में जो है रेगुलेटरी टी सेल्स होती हैं, जो कि यह पहचान करती हैं कि कौन से सेल को, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमें मारना है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमें नहीं मारना है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि इन्होंने क्या किया, प्रतिरक्षा प्रणाली को और बेहतर से समझाया है ना। बेसिकली ये जो है आपकी एक डिस्कवरी है कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली काम कैसे करती है। ठीक है, उसको और बेहतर से समझाने के लिए जो है इन्होंने ये काम किया है और इसके लिए इनको इस बार का नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि ये हमारे शरीर पर आक्रमण करने से कैसे रोक देती है और उन कोशिकाओं को कैसे आक्रमण करती है जो कि हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने समझाया है। इसमें ही हमारे जो इस बार के जो नोबेल कमेटी के चेयरमैन रहे ओले कैंपे, इनके द्वारा ये कहा गया कि उनकी खोजें इस बात को समझने में हमारी निर्णायक रही हैं कि प्रतिरक्षा प्रणाली कैसे काम करती है। ठीक है, जो इनकी डिस्कवरीज हैं उन्होंने हमें बताया है कि प्रतिरक्षा प्रणाली एक्चुअल में कैसे काम करती है और हम सभी को गंभीर स्व प्रतिरक्षी रोग क्यों नहीं होते हैं। तो स्व प्रतिरक्षी रोग मतलब क्या होता है बच्चे, जो हमारे ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, कभी कभी ये होती है लेकिन हमेशा नहीं होती है। ऑटो इम्यून डिजीजेस का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, आपके शरीर में जो दुश्मन सेल आ रही है या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि हमारे शरीर के लिए खतरनाक हैं, उनके साथ साथ जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या फिर जो हमारे ही शरीर के सेल्स हैं उनको भी खत्म कर रही है। ठीक है, तो वो इम्यून सिस्टम बचे, सोचिए किसी की इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी है, ठीक है, और उसने अपने ही शरीर के अंदर के जो अच्छे सेल्स थे उनको भी खत्म कर दिया, है ना, तो इंसान तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो एक नई बीमारी जो है पनप जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये डिजीजेस नहीं होती हैं क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करता है कि वो सिर्फ उन सेल्स को जो है आपका खत्म करता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। पैथोजेंस जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेंस कहलाते हैं ना, जिनके कारण हमें डिजीजेस होती हैं। ठीक है, कई कई बार होता है कि वो हमारे खुद के शरीर के जो सेल्स हैं उनको भी खत्म कर देता है, लेकिन वो जो है आपका बहुत कम, बहुत रेयर चांसेस होता है। ठीक है, तो ये बच्चे प्रतिरक्षा प्रणाली को बहुत अच्छे से समझाया गया, टी सेल्स के बारे में बताया गया, टी सेल्स की वो कैसे रेगुलेट करती हैं, वो कैसे वर्क करती हैं, उसके बारे में इनके द्वारा समझाया गया। ठीक है, तो इनका नाम भी जानना जरूरी है। क्या नाम है इनका, इसमें बच्चे आपके 3 साइंटिस्ट हैं। आपकी मैरी ए बुर्गनाउ है, ठीक है, ये आपकी यूएसए की है। फ्रेड राम्सडेल है, ये आपके यूएसए के हैं। और आपकी शिमोन साकागुची है, ये आपके जापान के हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चे आपके 2 साइंटिस्ट यूएसए के हैं और एक साइंटिस्ट जो है आपके जापान के हैं। ठीक है, तो सिमोन, फ्रेड मैरी सिमोन, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था इसका, ऐसे याद कर लेना इसे कि फ्रेड मैरी शिमोन। ठीक है, फ्रेड मैरी शिमोन। ठीक है, 3 साइंटिस्ट हैं बच्चे और तीनों में से जो है आपके 2 जापान के हैं और एक आपके 2 आपके यूएसए के, एक आपके जापान के हैं। वैसे इस बार अगर आप हमारे साइंटिस्ट को देखेंगे तो लगभग जो है आपके सारे साइंटिस्ट यूएसए के हैं या फिर आपके जापान के हैं, है ना, कोई तीसरी कंट्री हमने नहीं देखी है। जापानी साइंटिस्ट हैं या तो आपके यूएसए के साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो इस बार की जो बच्चे खोजें हैं, आई होप वो आपको समझ में आई होंगी और फिर उन खोजों को करने वाले लोगों को बच्चे आपको याद रखना है, ये कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इस बार नोबेल 2025 के लिए चुना गया। ठीक है, और ये जो खोजें होती है ना बच्चे, ऐसा नहीं है कि ये अभी की है, 2025 का अगर पुरस्कार मिला है तो खोज 2024 में हुई है। ठीक है, बहुत पहले हो चुकी होती है, बस नोबेल कमेटी जो है ना वो डिसाइड करती है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। तो अधिकतर जो है बहुत पुरानी खोजों के लिए जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, तो 2025 के जो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर है जो कि नोबेल कमेटी के द्वारा चुने
चुने गए हैं उनका नाम याद रखना और उनके काम भी याद रखना, ठीक है। उसके अलावा बच्चे अगर आप लोग आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आरआरबी जेईई के लिए जो है बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको मिलेंगे मेक इट इजी मैकेनिकल पे, ठीक है। आरआरबी जेईई के लिए हमारा आरआरबी एएलपी और जेईई कॉम्बो बैच आपका चल रहा है, लाइव क्लासेस में चल रही हैं, ठीक है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपका आरआरबी जेईई मैकेनिकल टेक्निकल का भी जो है आपका रिकॉर्डेड बैच आपको मिलेगा, ठीक है, नया लाइव बैच भी इसमें है। और एसएससी के लिए सबसे लेटेस्ट न्यूज यही है कि आपके लिए बच्चे टेस्ट सीरीज है, ठीक है। आपके मेक इट इजी सिविल पे भी आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, मेक इट इजी मैकेनिकल पे भी आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी एसएससी के लिए, ठीक है। और एक लेटेस्ट एडिशन ये है कि नॉन टेक्निकल की टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, 20+ टेस्ट के साथ में है। इसमें बिल्कुल आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, जैसे कि जितने सब्जेक्ट आपके, जितने टॉपिक आपके पूछे जाते हैं नॉन टेक्निकल में, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, लगभग हर सब्जेक्ट का जो है अलग टेस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए बच्चे आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। और जाना कहाँ पे आपको, सिविल वालों को मेक इट इजी सिविल पे जाना है, मैकेनिकल वालों को मेक इट इजी मैकेनिकल पे जाना है, ठीक है। चलिए बच्चे, तो आज के इस इन्फॉर्मेटिव सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।